हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन इन प्रोकार्योट्स। ठीक है, तो हमने इससे पहले पढ़ा था रेप्लिकेशन इन प्रोकार्योट्स और उस टाइम पे हमने देखा था कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो कब होता है, जब सेल डिवाइड होता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सेल है, ये क्या करती है, डिवाइड होती है। तो सेम क्या हो गई, दो सेल्स, एक सेल से मिलके दो सेल्स बन गई और यहाँ पे ये जो डीएनए है ये भी क्या हो गया, डबल। तो जो सेल साइकिल होती है वो सेल साइकिल दो फेसेस में डिवाइड होती है। एक तो होता है इंटरफेस और दूसरा होता है एम फेस। जो इंटरफेस होता है वो फर्दर डिवाइड होता है G1, S फेस और G2 फेस में। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि ये जो S फेस होता है इसको हम नाम देते हैं कि ये क्या होता है, सिंथेसिस फेस। सिंथेसिस फेस का मतलब होता है सिंथेसाइज ऑफ व्हाट, सिंथेसाइज ऑफ डीएनए। तो ये जो डीएनए था जो अभी एक है, इससे क्या बन जाते हैं, दो। और ये प्रोसेस कहां पे होता है, एस फेस में। और एस फेस को इसीलिए एस फेस में किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो एस फेस में रेप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा ये डीएनए डुप्लीकेट करता है। चीज समझ आई। अब देखो, एक सिंपल सी बात है कि ये जो सेल साइकिल है ये इस तरीके से है, ये G1, ये S फेस, ये G2 फेस और यहां पे ये क्या है, M फेस। यानी ये इंटरफेस और ये M फेस। अब क्या मान लो कोई सेल है वो डिवाइड नहीं हो रही, तो वो कहां पे रहेगी, इनमें से कौन से फेस में रहेगी, वो इनमें से किसी फेस में नहीं रहेगी। वो कहां पे रहेगी, वो इससे बाहर M फेस से निकल के और G फेस से पहले एक स्टेज रहेगा और उसको हम बोलते हैं G0 स्टेज। इस टाइम पे ये सेल क्या नहीं होती, डिवाइड नहीं होती। अब सपोज मानो कि हमारे पास क्या आए हैं, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स आए हैं। किसके लिए आए हैं, ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल के लिए ग्रोथ फैक्टर्स आए। सेल को ये ग्रोथ फैक्टर्स स्टिमुलेट कर रहे हैं। किस लिए ये कर रहे हैं, स्टिमुलेट किस लिए, कि सेल को, इस सेल को क्या होना है, डिवाइड। कौन कह रहा है इसको, ये ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, अब जैसे ये सेल ऑलरेडी अभी किस फेस में है, G0 फेस में, बट इसको ग्रोथ फैक्टर्स ये बोल रहे हैं कि अब G0 स्टेज में नहीं, अब आपको डिवाइड होना है। और डिवाइड होने के लिए ये कौन बता रहा है, ग्रोथ फैक्टर्स। यानी अब ये क्या करेगी, ये G0 फेज से आएगी और कहां पे जाएगी, G1 फेज में। G1 फेज से S फेज में, S फेज से G2 फेज में और M फेज में। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही इसको ग्रोथ फैक्टर्स स्टिमुलेट करेंगे कि डिवाइड होना है, तो यहां पे सेल में एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्या प्रोसेस, सेल के कहां पे, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये आपको समझ आ गया होगा, मैं ये वाला रब कर देती हूं ताकि थोड़ी सी जगह मिल जाए। ठीक है, हाँ, तो यहां पे जैसे ग्रोथ फैक्टर्स मिलेंगे, ये G0 स्टेज से क्या करेगी, एग्जिट होने की कोशिश करेगी। और जब ये एग्जिट होने की कोशिश करेगी तो यानी सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा। यानी प्रोटीन्स क्या होंगे, सिंथेसाइज होंगे। पहले से कुछ प्रोटीन्स थे बट अब जो नंबर हो गया प्रोटीन को वो बढ़ने लग गया। और अब अगर ये सपोज न्यूक्लियस, ठीक है, तो अब अगर प्रोटीन्स का नंबर बढ़ रहा है साइटोप्लाज्म में, तो सेल की साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ये सेल है, ये क्या हो चुका है, इसकी साइज बढ़ चुकी है और ये इसका न्यूक्लियस, करेक्ट। तो अब यहां पे क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है इसमें हम देख रहे हैं कि एक साइक्लिन प्रोटीन होता है और स्पेसिफिकली बात करें तो साइक्लिन D1 और दूसरा एक होता है CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। ये दो प्रोटीन, देखो वैसे प्रोटीन बहुत सारे सिंथेसाइज होते हैं बट अभी हमें सिर्फ इन दो का ही काम है।
तो हम इस दो को ही मेंशन करके चलेंगे कि जब ये प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं किसके कहने पे, ग्रोथ फैक्टर्स के कहने पे, तो ये क्या करेगा, दो प्रोटीन्स बनाएगा। कौन से दो, नहीं ज्यादा, बट हमें जरूरत है दो की। तो एक तो होता है साइक्लिन, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक ट्राइंगल से, और एक होता है सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, और इसको हम सर्कुलर फॉर्म से, सर्कुलर नहीं ऐसे इस फॉर्म से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये बाइंड करने में आसानी हो। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए ये ध्यान रखो। तो साइक्लिन और दूसरा सीडीके प्रोटीन्स बनते हैं। अब बन के ये प्रोटीन्स कहां पे जाते हैं, बनते कहां पे ये वाले प्रोटीन्स, ये यहां पे बन चुके हैं। कौन से, एक तो सीडीके और दूसरा साइक्लिन। ठीक है, ये प्रोटीन्स बने। अब ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। बने कहां पे हैं, साइटोप्लाज्म में, जाएंगे कहां पे, अब न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है एक प्रोटीन, और इस प्रोटीन को ध्यान से पढ़ना है। तो यहां पे क्या होता है, एक प्रोटीन जिसका नाम होता है रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पीआरबी। पी स्मॉल में होता है और आरबी, पीआरबी प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन होता है, इसको अदरवाइज नाम दिया जाता है कि ये क्या होता है, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन। इसका मतलब क्या है, देखो ट्यूमर का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में जब हम ट्यूमर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। ठीक है, अब ये क्या करता है, सेल की ग्रोथ को सप्रेस करता है। कौन सा प्रोटीन, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। अब इसका मतलब अगर ये सेल की ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल यानी दबाता है, तो जी नॉट स्टेज में क्या सेल डिवाइड होता है, नहीं, सेल डिवाइड नहीं होता है। यानी ये सप्रेसर सेल को डिवाइड नहीं होने देता, नहीं होने देता, तो ये क्या होता है, इस टाइम पे एक्टिव होता है। बट जब हमें ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं तो सेल को क्या होना होता है, डिवाइड होना होता है। अब डिवाइड कब होगी, जब ये काम नहीं कर रहा होगा, यानी ये इनएक्टिव रहेगा। जब ये इनएक्टिव रहेगा तो ये क्या होगा, सेल डिवाइड हो सकती है। तो यहां पे बेसिकली होगा क्या, सबसे पहले ये दोनों प्रोटीन्स जो यहां पे सिंथेसाइज हुए थे साइटोप्लाज्म के अंदर, वो कहां पे एंटर होंगे, सारे के सारे अंदर जाएंगे, किसके, न्यूक्लियस के। ये हमारा है न्यूक्लियस, इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर जाके किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, किसके साथ बाइंड कर जाएंगे, ये तो हमारा क्या हो गया, साइक्लिन, और ये क्या हो गया हमारा सीडीके, बाइंड कर दिया। अब बाइंड कर दिया तो ये क्या करेगा, इसके साथ ये पीआरबी, ये हमारा पीआरबी, और इसके साथ इसको क्या हो गया है, इसने फॉस्फोराइलेट कर दिया है। अब फॉस्फोराइलेट कौन करता है, तो देखो बेसिकली हमारे पास ये जो सीडीके होता है, इसको बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। इसकी एक खासियत होती है, ये क्या है, एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, किसी भी उससे क्या लेता है, किसी भी चीज से, किसी भी एंजाइम या फिर किसी भी सब्सटेंस से, एलिमेंट से क्या लेता है, फॉस्फेट लेता है, और क्या कर देता है, किसी भी दूसरी चीज के अंदर ऐड कर देता है। तो यहां पे हमारे पास एटीपी क्या है, एक डोनर है, तो ये क्या है, एटीपी डोनर। क्यों डोनर, क्योंकि इसके पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। बट ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को आप यही मान लो, कौन सा वाला, पीआरबी। पीआरबी क्या है, एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन को ये क्या देगा, फॉस्फेट देगा। अब फॉस्फेट देगा, वो अपने आप चुपचाप तो दे नहीं देगा, वो किसी ना किसी एंजाइम के कारण देगा। और वो एंजाइम जो फॉस्फेट को ऐड करने का काम करता है, वो कौन सा एंजाइम होता है, काइनेस।
अब और ये काइनेज कौन सा है, जो साइक्लिन के ऊपर डिपेंड है, यानी ये कब काम करेगा, जब इसके साथ क्या रहेगा, साइक्लिन। तो जब ये अंदर जाएगा तो इसके पास क्या था, साइक्लिन भी थी, और इसके पास क्या है, इसके पास ये वाला एंजाइम भी है, यानी ये क्या करवा सकता है, आराम से उसको फॉस्फेट दे सकता है, यानी इसको फॉस्फोराइलेट कर सकता है। और जैसे ये फॉस्फोराइलेटेड होगा ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहां पे अगला क्या हो रहा है कि ये हमारे पास है पीआरबी, पीआरबी के साथ कौन बाइंड कर रहा है, पीआरबी के साथ अब फॉस्फेट बाइंड कर गया, किसकी हेल्प से, साइक्लिन D1 की हेल्प से और CDK की हेल्प से। और ये कौन सा रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और इनएक्टिव हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सेल को डिवाइड होने देगा। समझ आए, ये वाला प्रोसेस अब याद रखना है, इसका जिक्र करेंगे हम थोड़ी देर बाद में, ठीक है। मैं अभी इसको रब कर रही हूं। अच्छा एक चीज और देखो इसमें, तो ये जो स्टेज था ये किस में है, G0 में, बट जब सेल क्या करा, प्रोटीन सिंथेसाइज करने लगा, किसके कहने पे, ग्रोथ फैक्टर के कहने पे, तो ये क्या करेगा, G0 से बाहर आने की कोशिश करेगा, यानी ये G0 से एग्जिट करेगा। कब, जब यहां पे प्रोटीन्स बनने लग जाएंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस किसका इंडिकेशन होता है कि सेल क्या करता है, G0 से एग्जिट करना शुरू करता है। फिर उसके बाद ये कौन से स्टेज पे, ये होता है एग्जिट करने के इनिशियल यानी अर्ली स्टेज पे। मैं ये सारी चीजें रब कर देती हूँ, एक क्लियर से आपको ये चीज मेंशन कर देती हूँ कहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो जब इसको ग्रोथ फैक्टर नहीं मिले थे तो ये सेल किस स्टेज पे थी, G0 स्टेज पे। बट जैसे इसको ग्रोथ फैक्टर मिले और यहां पे ये क्या होने लगे, प्रोटीन सिंथेसाइज होने लगे, तो ये क्या करने लगा, इस G0 फेज से एग्जिट करने लगा। अब ये यहां पे ये जो प्रोसेस होता है ये कहां पे हो जाता है, ये हो जाता है अर्ली G1 फेज पे। देखो ये क्या है, यहां से और यहां के बीच का, यानी ये कौन सा फेस है, ट्रांजिशन। किसका ट्रांजिशन, G0 से लेके G1 फेस तक का ट्रांजिशन। तो जब ये प्रोटीन्स बनाने लगेगा तो उस फेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। उससे पहले G0 पे होता है और उसके बाद ये अर्ली स्टेज ऑफ G1। चीज समझ आ गई। इस प्रोसेस को ध्यान रखना है कि इसके बाद देखो ये अर्ली स्टेज है, अगला हम क्या पढ़ेंगे, यहां तक आते हुए हम लेट G1 स्टेज तक के प्रोसेस पढ़ेंगे। बट अभी ध्यान रखो कि ये अर्ली G1 की बात हो रही है और इस प्रोसेस को पूरा ध्यान रखना है, ठीक। मैं इसको अभी रब कर रही हूं। अच्छा एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और ये रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्योंकि ये सारे प्रोटीन जो इस स्टेज पे सिंथेसाइज होते हैं वो सारे के सारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। किसके थ्रू जाते हैं, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, ठीक। अच्छा देखो अब जैसे ही क्या हुआ, यहां पे ये G1 अर्ली स्टेज पे क्या हो रहा था, ये PRB इनएक्टिव हो रहा था, इनएक्टिव। जैसे ये इनएक्टिव हुआ, यहां पे क्या होता है, हमारे पास जो डीएनए क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर। सपोज ये मान लो ये हमारे पास क्रोमोसोम है, तो हम किसका पढ़ रहे हैं, यूकारियोट्स का। तो यूकारियोट्स में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, वो होता है लीनियर, ठीक। अब ये जो लीनियर डीएनए है ये कैसा है, एक तो लीनियर है ही और दूसरा क्या है, लॉन्ग। बट अगर हम प्रोकारियोट्स की बात करें तो उसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और छोटा होता है, ठीक है। तो उसके पास क्या होती है, सिर्फ एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है। अब जब एक ओरिजिन, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ यहां से, क्योंकि इसका जो डीएनए होता है वो छोटा होता है,
तो ये झट से एक ही ओरिजिन इसको सफिशिएंट होती है पूरे के पूरे रेप्लिकेट करने के लिए। बट यहाँ पे ये जो लीनियर डीएनए होता है ये लॉन्ग भी होता है और लीनियर भी होता है। तो ये डीएनए डिवाइडेड होता है किसमें? मल्टीपल यूनिट्स में, और उन यूनिट्स को हम नाम देते हैं रेप्लिकॉन। कहां पे प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती हैं डीएनए, जो लीनियर डीएनए होता है यूकारियोट्स में, वहां पे प्रेजेंट होती हैं मल्टीपल यूनिट्स, और उन मल्टीपल यूनिट्स को ही हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकॉन। हर एक रेप्लिकॉन के ऊपर एक साइट होती है, और इस साइट को हम बोलते हैं ओरिजिन साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। हर एक के ऊपर रहेगी ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर मान लो यहां से ये रेप्लिकेट होना शुरू होता, तो जब तक ये रेप्लिकेट होके यहां पे आता तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, तो ये सब अवॉइड करने के लिए और डिवीजन जल्दी करने के लिए क्या होते हैं? इस पे मल्टीपल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसा एक में प्रोसेस होगा वही क्या होता है? सब में होता है। तो हम सिर्फ इसके क्या ले रहे हैं? एक रेप्लिकॉन में जो भी प्रोसेस होते हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, ये कब की बात हो रही है? जब अर्ली जी नॉट स्टेज पे डिवीजन होने के उस पे। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास है एक रेप्लिकॉन, तो ये मान लो हमारे पास है एक रेप्लिकॉन। इसके ऊपर क्या है? एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। हमें कैसे पता कि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट यही है? हमें इसलिए पता क्योंकि हमारे पास होता है एक प्रोटीन, और उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं ORC। ORC का मतलब क्या है? ओरिजिन रिकॉग्निशन, ये दिखाई दे रहा है इसमें, ये देखना, रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये ORC क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, और ये क्या करता है? ओरिजिन रिकॉग्निशन, जो ओरिजिन होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है। कैसे रिकॉग्नाइज करता है? तो ये देखता है एक रेप्लिकॉन के अंदर ऐसी जगह देखता है जहां पे AT बेस पेयर ज्यादा होती हो। क्यों? क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये आराम से तोड़ सकता है। और AT में भी क्या होना चाहिए? कम से कम 82% जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं उसमें कम से कम 82 जो बेस पेयर्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? AOT की बॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसको ऐसी जगह मिलेगी, ये क्या करेगा? उसके साथ बाइंड कर जाएगा, उसके साथ बाइंड कर जाएगा। तो ये क्या हुआ? इसने यहां पे बाइंड कर लिया। तो ये जो है ना, ये ORC कहां पे बाइंड करता है? यहां पे, यानी इसने एक जगह ढूंढी जो कैसी है? AT रिच, और इसको हम बोलते हैं कि ये क्या होती है? ARS, यानी ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है कि ये ढूंढता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, ये ढूंढता है इस तरीके का रीजन जहां पे एटलीस्ट 82% किसका बेस पेयरिंग हो? AOT की। तो इसको जैसे ये मिल गई तो ये क्या कहलाएगी? ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, यानी ये क्या कर सकता है? रेप्लिकेट कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? ARS साइट। अब इस ARS साइट को ढूंढेगा कौन? ये वाला ORC। ORC क्या करेगा? अब यहां पे आके बाइंड, ढूंढ के इसके साथ बाइंड हो जाएगा। बट जब ये बाइंड होगा, ये क्या है? ORC। जब ये बाइंड होगा तो इसको किसकी हेल्प चाहिए होती है? ATP की हेल्प चाहिए होती है। यानी ये जो बाइंडिंग प्रोसेस है, ORC बाइंडिंग है, उसको क्या चाहिए होती है? ATP की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, इसका जो फंक्शनिंग प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है चेंजेस पे। किसके चेंजेस पे? सेल साइकिल डिपेंडेंट मॉडिफिकेशन, डिपेंडेंट मॉडिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसकी जो वर्किंग है, किसकी? ORC की वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड होती है?
डिपेंड होती है सेल साइकिल डिपेंडेंट मॉडिफिकेशन। अब ध्यान करो कि मैंने बोला था कि वो वाला पहले वाला प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। वहां पे क्या हुआ था, सबसे पहले ग्रोथ फैक्टर मिला, ग्रोथ फैक्टर से मिलते ही साइटोप्लाज्म में क्या बनना शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन सब साइटोप्लाज्म में बनके कहां पे जाते हैं, न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में ये प्रोटीन्स कहां से आए, जब ग्रोथ फैक्टर मिला। यानी यहां पे न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और उन्हीं चेंजेस को देख के, और उन्हीं चेंजेस में स्पेसिफिकली जो साइक्लिन प्रोटीन्स होते हैं उनको देख के ये एक्टिव हो जाता है। कौन एक्टिव हो जाता है, ओआरसी। उससे पहले क्या होता है, इनएक्टिव रहता है। चीज समझ आई। तो ये क्या है, G1 फेज पे एक्टिव होता है, कब, जब इसको सेल साइकिल डिपेंडेंट कोई मॉडिफिकेशंस होते हैं। सेल साइकिल डिपेंडेंट यानी ऐसे चेंजेस, ऐसे मॉडिफिकेशन जो सेल साइकिल के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेल की ये जो साइकिल है G1S फेस और G2 फेस, इसके ऊपर जो भी चेंजेस आते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। चीज समझे। एक्टिव होने का मतलब ये है कि ओआरसी का एक्टिव होने का मतलब ये है कि ये किसी ना किसी और प्रोटीन को रिक्रूट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये ओआरसी रिक्रूट करता है। रिक्रूट का मतलब क्या होता है, ऐड करता है। किसको, एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं CDC6। अब जो CDC6 होता है, CDC6, इसका मतलब होता है सेल डिवीजन साइकिल 6 प्रोटीन। ठीक है। अब ये कब बने, जब सेल ने ये वाले प्रोटीन बने थे तब। ठीक है। तो ये अब सारे के सारे कहां पे आ चुके हैं, न्यूक्लियस में। बने कहां पे थे, साइटोप्लाज्म में। ये ध्यान रखना, इसीलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूं। तो CDC6 होता है, वो कौन रिक्रूट करता है, ओआरसी। ओआरसी कब, जब वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट कब होता है, जब सेल साइकिल डिपेंडेंट कोई मॉडिफिकेशंस होते हैं तब। ठीक है। तो अगला जो प्रोसेस है वो क्या होगा, इसमें ये रिक्रूट करेगा। किसको रिक्रूट करेगा, एक तो CDC6। देखो फर्स्ट नंबर पे किसको करता है, CDC6। CDC6 को देख के जैसे ही CDC6 इसके साथ बाइंड होगा, एक और प्रोटीन रिक्रूट होगा, यानी एक और प्रोटीन ऐड होगा, और वो होता है CDT1। ठीक है। CDT1 का CDT1 इसका फुल फॉर्म होता है क्रोमेटिन लाइसेंसिंग DNA रेप्लिकेटिंग फैक्टर। देखो फुल फॉर्म खुद भी पढ़ सकते हो, फैक्टर 1। वैसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, CDT1 का क्रोमेटिन लाइसेंसिंग DNA रेप्लिकेटिंग फैक्टर 1। तो ये दोनों प्रोटीन रिक्रूट होते हैं कब, जब ये ओआरसी एक्टिवेट होता है। तो ये हमारे पास है ये वाला प्रोटीन, ये हमारे पास DNA, ये इसके पास, इसके ऊपर क्या होती है, ARS साइट। ARS साइट पे ऑलरेडी कौन बाइंड हो रखा होता है, ORC। ORC अब क्या करता है, दो प्रोटीन्स को रिक्रूट करता है। सबसे पहले किसको रिक्रूट करता है, ये वाला CDC6, और CDC6 के ऊपर अटैच होता है एक दूसरा प्रोटीन जिसको हम बोल रहे हैं CDT1। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि ये जो CDT6 और CDT1 होते हैं, ये दोनों ही क्या करते हैं, लोडर प्रोटीन होते हैं। ठीक है। लोडर प्रोटीन का मतलब वहां पे लिख देती हूं। ठीक है। तो मैं इसको एक बार बाद में समराइज करवा दूंगी ताकि पूरा आपको एक सीक्वेंस पता चल जाए। ठीक है। वैसे आपको अभी समझ ही आ रहा ही होगा। तो यहां पे जो CDC6 है और CDT1 है, ये क्या करते हैं, एक प्रोटीन को और रिक्रूट करते हैं। अब वो जो प्रोटीन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही क्या करते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं बाइंड होने के लिए। ठीक है। कौन से प्रोटीन के लिए,
एक प्रोटीन और होता है जिसको हम बोलते हैं MCM, और MCM 27 क्यों बोलते हैं? क्योंकि MCM की कितनी, MCM बना होता है 6 यूनिट से, और 6 यूनिट कौन सी? MCM 2, MCM 3, MCM 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 2 और 7, यानी MCM कितनी, 6 यूनिट कहां से शुरू होती है? 2 से लेके 7 तक, टोटल कितनी होगी? 6 यूनिट, इसीलिए इसको 27 नाम दिया जाता है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां पे ये चीज देखो, ये CDT6 और CDT1 क्या करती हैं? एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करती हैं, किसके लिए? MCM, क्योंकि रेप्लिकेशन के प्रोसेस में MCM बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये CDC6 और CDT1 क्या करते हैं? लोडर प्रोटीन का काम करते हैं, लोडर ऑफ किसके? MCM 27 के लिए। ठीक है, तो दोनों बाइंड हो चुके हैं, यानी ये क्या करेगा? लोडर प्रोटीन का, और अब क्या करेगा? ये जो MCM जिसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, तैयार किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? अब आके बाइंड करेगा। यहां पे ये ORC के साथ कौन? ORC के साथ कौन बाइंड कर रखा है? ORC के साथ बाइंड कर रखा है यहां पे MCM 27। ठीक है, तो ये ORC के साथ कौन बाइंड हो रखा है? CDC6, और CDC6 के साथ कौन बाइंड हो चुका है? CDT1। ठीक है, अब जब ये CDT1 इसके साथ बाइंड हो चुका है, तो अब कौन, ये किसको रिक्रूट कर रहे हैं? MCM को। तो यहां पे ये एक और प्रोटीन को रिक्रूट कर रहे हैं, और वो कौन सा है? MCM 1 2 3 4 5, कितनी यूनिट से? 6। तो इसने क्या कर लिया? इसके साथ इसको बाइंड कर लिया। अब ये जो किस का, यहां पे कौन कौन सा प्रोटीन है? एक तो ORC, यहां पे लिख देती हूं ताकि समझ। अब यहां पे कौन कौन सा है? एक ORC, दूसरा कौन है? CDC6, और तीसरा कौन सा है? CDT1, एंड उसके बाद कौन है? MCM 27। ये सारे जैसे ही बाइंड हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये होता है प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, और ये इनएक्टिव होता है, यानी ये कोई काम नहीं करता। इसको काम करने के लिए इसको एक्टिवेट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है? प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। और ये प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स होता है, ये कब बनता है? लेट जीवन फेज में। तो ये कब बनता है? लेट जीवन फेज में बनता है। अब चीज समझ आई? तो यहां से, इससे पहले जो किस चीज का सिंथेसाइज हुआ था? वो जीवन फेज में किसका? PRB का फॉस्फोराइलेशन हुआ था। तो वो कहां पे हुआ था? अर्ली जीवन पे। और ये यहां से पहुंचते ये प्रोसेस कहां पे पहुंच चुका है? लेट जीवन पे। क्या बन चुका है? प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब यहां से ये जो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स है, ये वाला यहां पे, ये, या फिर मैं क्या करती हूं, इसी को वापस ऊपर के साइड कर देती हूँ, है ना? तो मैं ये वाला रब कर रही हूं, जो सबसे लास्ट वाला है, ये वाला बचा के रख रही हूं। ठीक है, तो अब क्या होगा? प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स होता है, वो इनएक्टिव होता है, और हम इस प्रोसेस को ऐसे वापस वही लेके जा रहे हैं। ठीक, तो यहां पे 2-3 प्रोसेस होंगे। अच्छा, ये कब हुआ था? ये प्रोसेस हुआ था लेट जीवन फेज में, ये वाला यहां पे। ये फिर से हमारे पास क्या है? ARC। देखो, जैसे ही ये वाला MCM ऐड हो जाता है इसके अंदर, यहां पे 2 प्रोटीन्स आते हैं, और वो कौन कौन से प्रोटीन आते हैं? एक तो होता है CDK, फुल फॉर्म आपको पता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, और एक होता है DDK।
अब ये जो देखो दोनों ही क्या है, काइनेस है, काइनेस है तो वो क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन करेंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है DBF4 डिपेंडेंट काइनेस। ठीक है, अब दोनों का काम क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन। तो क्या होगा यहां पे, पहले प्रोसेस बता देते। तो यहां पे क्या होगा, ये जो CDK है ये क्या कर सकता है, फॉस्फोराइलेट कर सकता है। किसको फॉस्फोराइलेट करेगा, CDC6 को, CDC6 को फॉस्फोराइलेट करेगा। यहां पे मैं लिख देती हूं पी कर, यानी फॉस्फोराइलेट। और दूसरा जो DDK है वो किसको फॉस्फोराइलेट करेगा, MCM27 का। देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेट। और फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होते ही ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। तो देखो यहां पे ये जो MCM27 है, जैसे ही ये क्या होगा, फॉस्फोराइलेट होगा, ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। करेक्ट। और जैसे ही ये एक्टिवेट होगा, और दूसरा किसके साथ, CDC6, ये जैसे ही फॉस्फोराइलेट होगा ये भी क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होते ही ये क्या करेगा, किसको रिलीज, या रिलीज यानी किसको डिसोसिएट कर देगा, CDC6। CDC6 का वैसे आने का काम क्या था, यहां पे ये डिसोसिएट हो गया, यहीं पे आया था, यहीं पे डिसोसिएट हो गया। तो इसका काम होता है, ये लोडर प्रोटीन का काम करता है। अगर CDC6 और CDT1 नहीं होता तो MCM आके अटैच नहीं करता, इसीलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं, लोडर प्रोटीन। तो यहां से डिसोसिएट कौन हो गया, CDC6, यहां से डिसोसिएट कौन भी हो गया, CDT1, और यहां से डिसोसिएट हो जाएगा एक और प्रोटीन जिसको बोलते हैं ORC। अब बच गया कौन सा, ये भी, ये भी, ये भी बच गया, कौन सा, MCM। तो यहां पे इनका काम कब तक था, जब तक MCM अटैच नहीं हुआ था। जैसे ही MCM अटैच होगा ये सब डिसोसिएट हो जाएंगे। किस प्रोसेस के थ्रू, काइनेस के प्रोसेस के थ्रू। और ये क्या हो जाता है, काइनेस आते ही एक्टिवेट, यानी ये MCM क्या हो चुका है, एक्टिवेट। तो यहां पे ये है हमारा ये वाला DNA। ठीक है, तो यहां पे क्या हो चुका है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये क्या है, MCM27। ये जब प्रोसेस हो रहा होता है तब दो प्रोटीन और आते हैं। कौन कौन से प्रोटीन आते हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है CDC45, सबसे इंपॉर्टेंट, और एक और प्रोटीन आता है जिसको बोलते हैं गिन्स। CDC45 जो प्रोटीन होता है उसका काम क्या होता है, वो एक तो इसको फॉर्मली अटैच करवाता है, किसियम है बेसिकली, होता क्या है, CDC6 है वो क्या है, यहां पे बाउंडेड है, और ये क्या है, ये है गिन्स। अच्छा एक चीज और आपको यहां से मेरे को दोबारा ये चीज बनानी पड़ेगी, एक चीज और, ये वाला देखो, जैसे ही ये सारी चीजें डिसोसिएट होती है तो ORC के पास भी क्या होती है, हेलिकेस एक्टिविटी होती है। हेलिकेस यानी ये भी क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। तो जैसे ये निकलेगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके फिर जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, हल्का सा ये इस तरीके का बन जाएगा, और यहां पे क्या रहता है, बाकी सब सेम, यानी यहां पे क्या रहता है, MCM अटैच होता है, और MCM एक इस साइड और दूसरा इस साइड। जो प्रोसेस हमने एक के साथ किया था, यानी यहां पे एक बाइंड किया था, यहां पे एक्चुअली कितने होते हैं, 2 आते हैं। ठीक है, कौन 2 आते हैं, सिर्फ MCM, बाकी ये एक होता है, एक होता है, सब कुछ सेम होता है। MCM क्योंकि दोनों स्ट्रैंड पे आते हैं। ठीक है, ये इसको इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के कौन जाता है, ORC। और अब जैसे ही ये बॉन्ड तोड़ के गए तो कौन से 2 प्रोटीन्स आ गए, एक CDC45 और दूसरा गिन्स। तो यहां पे बाइंड हो जाता है कौन, CDC6,
यहां पे बाइंड हो जाता है CDC6, ठीक है, सॉरी CDC45, और इन दोनों को जोड़ के कौन रखता है? गिन्स। देखो गिन्स का जो फुल फॉर्म होता है वो चाइनीज में कुछ होता है, कुछ गो इंच नी सैन करके, मतलब उसके नंबर्स होते हैं, आप बस इसको ध्यान रखना है कि ये गिन्स होता है करके, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इंट्रैक्शन किसका? एमसीएम का और किसका? CDC45 को इंटरेक्ट करके रखता है। अब जैसे ही ये तीनों बाइंड हो गए हैं, मैं यहां पे भी बाइंड करवा देती हूँ इसको, ये यहां पे CDC45, और इन दोनों को कौन अटैच करके रख रहा है? गिन्स, ठीक है। तो ये अब क्या हो चुका है, यहां पे कौन कौन से प्रोटीन्स आ चुके हैं? CDC45 प्लस किसका कॉम्प्लेक्स है? GINS का, और किसका है? MCM का, MCM27, और कौन है? GINS। तो इसको क्या बोलते हैं? CMG असेंबली। और CMG असेंबली होती है वो एक्टिवेटेड होती है, यानी ये यहां से रेप्लिकेशन का इनिशिएशन प्रोसेस होता है, ठीक है। ये क्या है? इनिशिएशन प्रोसेस कहां से होता है? CMG असेंबली से। तो ये क्या है? ये एक्टिवेटेड होता है, ये क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसी को हम बोल देते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है वो कौन होता है? CDC45 और MCM, ठीक है, और GINS, ठीक है। तो यहां से प्रोसेस ऑफ क्या हो गया? इनिशिएशन। अच्छा एक चीज और देखो, जो इनिशिएशन प्रोसेस की है हमारे पास, वो ये है कि ये जो CDC45 है, हम बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? ये CDC45 होता है, ये रिक्रूट करता है। जैसे ही ये आके इसके ऊपर अटैच हुआ, ये क्या करता है? बाकी सारे प्रोटीन्स को भी अटैच करवाता है, लोडर का काम करता है। लोडर का काम करता है किसके लिए? बाकी सारे प्रोटीन्स के लिए। कौन कौन से प्रोटीन्स के लिए? जैसे पॉलीमरेज अल्फा, पॉलीमरेज एप्सिलॉन, RPA, ये सब हम एलोंगेशन में देखेंगे। बट मैं अभी यहां पे आपको एक चीज बता रही हूं कि CDC लोडर प्रोटीन का भी काम करता है, यानी यहां पे इसके दो काम होते हैं। CDC एक तो क्या करता है? MCM की जो हेलिकेस एक्टिविटी होती है, MCM कैसा काम करता है? 27 कैसा काम करता है? हेलिकेस का काम करता है, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन तोड़ेगा? MCM ही तोड़ेगा, और इसीलिए MCM क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो CDC45 होता है, इसकी एक्टिविटी को बूस्ट करता है। किसकी? MCM की हेलिकेस एक्टिविटी को बूस्ट करता है। दूसरा इसका काम क्या होता है? ये लोडर प्रोटीन का भी काम करता है। जैसे ये इसके ऊपर बाइंड करेगा, ये बाकी सारे प्रोटीन्स को भी क्या करेगा? रिक्रूट करेगा। जैसे प्राइमेस हो गया, पॉलीमरेज हो गया, ये RPA हो गया, ठीक है। इन सब प्रोटीन्स को क्या करता है? ये रिक्रूट करता है, जो हम अगले प्रोसेस में देखेंगे, जो होता है एलोंगेशन। तो इनिशिएशन प्रोसेस वैसे यहां पे हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एलोंगेशन फैक्टर एंड एलोंगेशन मेथड प्रोसेस, ठीक है। थैंक यू।